वेलकम। सबसे पहले आईबीपीएस बैंक पीओ की परीक्षा में पास होने वाले हमारे सभी सफल विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्री पास करने के बाद आपने मेन एग्ज़ाम पास किया है और अब इंटरव्यू है। इंटरव्यू को लेकर आपके अंदर एक्साइटमेंट है, होना भी चाहिए, क्योंकि बस उस सीढ़ी के बाद अंतिम सफलता है। प्रिय विद्यार्थियों, इंटरव्यू को लेकर के जिस तरह से आपको तनाव झेलना पड़ रहा है, आप सशंकित हैं, ऐसा कुछ भी होने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू, जिसे हम पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं, उसमें आप कितना जानते हैं ये टेस्ट नहीं किया जाता। वो तो आपने दो एग्ज़ाम दे करके पास होकर इसे सिद्ध कर दिया है। ये इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होता क्या है, आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? पर्सनालिटी एक व्यक्ति की इतनी जल्दी बदलती नहीं, न ही वो इतनी जल्दी बनती है और न ही इतनी जल्दी बिगड़ती है। आप जो हैं वही रहेंगे। 15-20 दिनों में या 1 महीने में आप उसे परिवर्तित नहीं कर सकते। फिर क्या करें? क्या करें इंटरव्यू के लिए? सहज सरल रूप से प्रस्तुत हों। आखिर वो इंटरव्यू बोर्ड हमसे चाहता क्या है? एक कैंडिडेट से वो क्या चाहता है? बैंक या कोई सरकारी संस्थान, इवन निजी संस्थान भी, हालांकि दोनों के देखने का, परखने का नज़रिया अलग होता है, इसलिए इंटरव्यू देने का और उसमें अपीयर होने का तरीका भी अलग होगा। आज मैं खुद को सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर में, स्पेशली बैंक और एसएससी या यूपीएससी सरकारी क्षेत्र में इंटरव्यू के पैटर्न तक सीमित रखूंगा। सरकारी तंत्र या कोई बोर्ड क्या चाहता है आपसे? उन्हें ऐसा कर्मचारी चाहिए, चूंकि क्लर्क के लिए तो अब इंटरव्यू होता नहीं, अधिकारी के लिए होता है। और एक अधिकारी के अंदर क्या होना चाहिए? अगर हम बैंक मान लें तो बैंक का जो एक ब्रांच होता है, एक तरह से, हालांकि उसमें बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, लेकिन फिर भी जो एक मैनेजर है वो एक तरह से लीडर होता है। मैनेजर नाम से ही क्लियर है, वो मैनेज करेगा। एक तरह से समझिए वह अपने ब्रांच का भाग्य विधाता है। उसकी पर्सनालिटी पर उस ब्रांच का परफॉर्मेंस निर्भर करता है। उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए जो कि रिटन टेस्ट में टेस्ट नहीं हो पाई? व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। मतलब मैं चाहता हूं ये मतलब मैं न बोलूं। मैं चाहता हूं ये मतलब आप खुद फील करें, क्योंकि इंटरव्यू आप ही को देना है। सुनने से ज़्यादा अच्छा फील करना होता है। पर्सनालिटी का ये पक्ष, इससे सभी परिचित हैं। आप मूवी देखते हैं, आप सीरियल देखते हैं, कोई अभिनेता, एक्टर या एक्ट्रेस आपको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? इसे आप बखूबी जानते हैं। उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। पर्सनैलिटी की वो कौन सी बातें अच्छी लगती है, वो आप खुद सोचिए। अचानक कोई ऐसा अभिनेता या एक्टर सामने आ जाए जिसको देख के आप कहते हैं ना ना, मैं इसे देखना पसंद नहीं करता, मतलब उसकी पर्सनैलिटी की कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पसंद नहीं है। यानी पर्सनैलिटी में वो कौन सी चीज़ें होनी चाहिए ये आपको पता है। ये आप कैसे जज करेंगे? तो इसका मैं तरीका बताता हूँ। कमरे में एक आदमकद आईने के सामने, दूर में आदमकद आईना है,
आपके शरीर से भी ऊंचा, जिसमें आपका पूरा शरीर दिखाई दे, और आप रूम में चलते हुए उस आईने की ओर आइए, खुद को देखते हुए। आप चलते कैसे हैं? आपको पता चलेगा कि अरे आज तक तो मैंने ये देखा ही नहीं था कि मेरी चाल ऐसी है। शायद वो इतनी अच्छी हो कि विश्वास न हो, शायद वो इतनी खराब हो कि अचरज हो। मिरर के पास जाकर बैठिए और 10-15 मिनट अपने आप से बात कीजिए, कुछ बोलिए। बोलने पर ये दिखेगा कि आप बोलते हुए दिखते कैसे हैं। दिखते हैं अच्छे तो कौन सी अच्छाइयाँ हैं जिसकी वजह से आप अच्छे दिखते हैं, आप अच्छे लगते हैं। और अगर खराब लगता है तो वो भी आपको नज़र आएगा कि आपके अंदर वीकनेसेस क्या है, आप हिलते डुलते कैसे हैं, आप बोलते हैं तो आपका बॉडी क्या बोलता है। आप जानते हैं बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ी भाषा है। किसी का शरीर, उसके उठने बैठने बोलने चालने का ढंग बहुत कुछ बोल जाता है। ये थोड़े दिनों में तो नहीं बनता, लेकिन एक लंबे समय में इसे बनाया जा सकता है। चूँकि एग्ज़ाम में अभी भी लगभग 1 महीने का समय है इंटरव्यू के लिए, तो आप इस चीज़ को सुधार सकते हैं। आप मिरर के पास बैठिए और अपने आप से बात कीजिए। उठिए, बैठिए, चलिए और अपने को मिरर में देखिए। आदमी अपना बेस्ट जज खुद होता है, कोई और उसे क्या बताएगा। इसलिए ये आप खुद टेस्ट कीजिए। इससे आपकी पूरी पर्सनालिटी में बहुत ज़बरदस्त सुधार आएगा जो आप सोच नहीं सकते। ये सिक्के का एक पहलू हुआ। दूसरी बात, टेस्ट क्या होना है। सबसे बड़ी बात, वो जांचना क्या चाहते हैं। एक बैंक में काम करने वाला अधिकारी, उससे क्या एक्सपेक्टेशन होता है कस्टमर को लेकर के। कस्टमर कुछ पूछे, एक एग्जांपल देता हूँ। कस्टमर जाता है, आप भी कभी गए होंगे बैंक में या किसी दफ्तर में, और आपने कुछ कहा, आपने कुछ पूछा और वो अधिकारी उसने कुछ जवाब दिया। आपको अचानक गुस्सा आ जाता है, अरे मैं पूछता कुछ हूं और अब जवाब आप कुछ देते हैं, आपको समझ में नहीं आता। ऐसा आप रिएक्ट करते हैं कि नहीं? इसका मतलब उस व्यक्ति को सोचने का साइंटिफिक ढंग ही नहीं है। टू द पॉइंट अप्रोच, टू द पॉइंट अप्रोच। आप मुझे बताइए, आपके संपर्क में जो लोग भी आए होंगे, चाहे मेल हो फीमेल हो, भाई हो बहन हो, पिताजी हो फादर हो, माताजी हो, अंकल हो, कोई परिचित हो, कोई शिक्षक हो, कोई और पर्सनालिटी हो, किन्हीं से आप बेहद प्रभावित होते हैं। उनसे बार बार बात करना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आप उनसे जो पूछते हैं वो वही बोलते हैं। आप उनसे जो बात करना चाहते हैं वो वही बात करते हैं, हुलूल जुलूल बात नहीं करते। वो व्यक्ति आपको अच्छे लगते हैं। और इस तरह की पर्सनालिटी जो आपके जीवन में आए, जो पूछिए कुछ जवाब दे कुछ, न बोलने बोलिए तो बोलता रहे, बोलने बोलिए तो चुप रहे, आप ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते और इससे मिलना जुलना भी नहीं चाहते। बोलिए ऐसा है या नहीं? यही है टू द पॉइंट अप्रोच। इंटरव्यू बोर्ड ये जानना चाहता है कि हमारा अधिकारी ऑफिसर जो कस्टमर आए वो क्या चाहता है, उसे तुरंत पता चल जाए। उसे देखे, 1 से 2 लाइन सुने और उसे पता चल जाए और वो उसके अनुसार रिप्लाई करे। एक बार रिप्लाई करे और वो कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाए। टू द पॉइंट अप्रोच। तो टू द पॉइंट अप्रोच कैसे होता है? क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू बोर्ड में उसके द्वारा, और आप क्या आंसर देते हैं। आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए, जहां तक संभव हो गलत ना हो। अगर आपको लगे कि गलत है तो आप न बोलें, नहीं आता हो आप सॉरी बोलें। हर आदमी हर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता, इसलिए अगर 10 में से 10 क्वेश्चंस में से आप 2 या 3 का आंसर भी नहीं देते तो कोई बात नहीं है, लेकिन झूठ ना बोलें।
अगर आप ये सोचते हैं कि आप झूठ बोल करके इंटरव्यू बोर्ड को चरा देंगे तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। इंटरव्यू बोर्ड कैपेबल है, उस 10 मिनट के इंटरव्यू में वो ये जज कर लेगा कि आप झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं। इसलिए ये इस गलतफहमी को मन से निकाल दें कि आप झूठ बोल सकते हैं, भ्रम में डाल सकते हैं। इंटरव्यू बोर्ड के सामने हमेशा सच बोलें, जितना पूछा जाए उतना ही बोलें, टू द पॉइंट बोलें। वैसे भी वो पूछेगा क्या? वो ये पूछना चाहता है पहली बात कि आप अपने एनवायरनमेंट के प्रति कितना अलर्ट हैं। अगर उसने पूछा कि इस रिपब्लिक डे के दिन कौन से चीफ गेस्ट आएंगे या आने वाले हैं या आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर वर्ष कौन कौन आए थे रट लीजिए। अरे उसने तो बस इसीलिए पूछा कि ये चर्चा आम है, ये हर जगह न्यूज़ में चल रहा है। आप आखिर इस दुनिया में रहते हैं, इस भारत में रहते हैं, इस समाज में रहते हैं जहाँ इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं सबों को पता है, तो एनवायरनमेंट के प्रति आप कितने अलर्ट हैं। उसको प्राइम मिनिस्टर से कोई मतलब नहीं है किस देश का आया, उसको आपके एनवायरनमेंट के प्रति अलर्टनेस से मतलब है। उसके हर क्वेश्चन का मतलब और उसका मकसद आपकी पर्सनैलिटी की जांच करना है, आपकी जानकारी जांचना नहीं है। वो हो चुका। जितनी जानकारी एक बैंक अधिकारी के लिए या सरकारी दफ्तर के अधिकारी के लिए चाहिए वो टेस्ट हो चुका। अब तो उसे सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी जांचनी है। टू द पॉइंट अप्रोच के बाद ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए आपके अंदर जो बैंक के अधिकारी के अंदर हो, जो बैंक के अधिकारी को इफिशियंसी के साथ काम करने लायक बनाए। बैंक का अधिकारी होता क्या है? क्या होता है? एक बैंक का अधिकारी कस्टमर के साथ भी डील करता है, वो एक नेता भी होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भले वो ब्रांच हो, भले 5-7 मेंबर हो, कहीं कहीं 100 सदस्य भी होते हैं, उनका वो नेता होता है। उनको कंट्रोल करना होता है, उनसे काम करवाना होता है, मैनेजर है, मैनेज करना होता है। ये बहुत बड़ी विशेषता है कि किसी के अंदर सांगठनिक क्षमता है कि नहीं, नेतृत्व क्षमता है कि नहीं, लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं। ये लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है? आप देखते होंगे कि कोई बच्चा अपने पेरेंट्स की बात खूब सुनता है और कोई बच्चा बिल्कुल नहीं सुनता। आपने अपने जीवन में देखा होगा कि आप क्लास में पढ़ते थे, बहुत सारे टीचर आपकी ज़िंदगी में आए, किसी शिक्षक के आते ही सभी शांत हो जाते थे, उन शिक्षक की हर बात सुनते थे और आप उनका रिस्पेक्ट करते थे, जबकि वो कभी मारते पीटते तक नहीं थे। और एक ऐसे शिक्षक भी होते थे जिनकी कोई बात नहीं सुनता था। ऐसे शिक्षक भी होते थे जो खूब पिटाई करते थे, फिर भी आप बात करते थे और फिर भी आप उनको रिस्पेक्ट नहीं देते थे। व्हाट डज इट मीन? इसका अर्थ क्या है? जो आपको सम्मान देता है उसी को आप भी सम्मान देते हैं। भले एक स्टूडेंट है, एक गुरु है, लेकिन गुरु भी स्टूडेंट को सम्मान दे, रेस्पेक्ट दे। लीडर होने का मतलब दूसरे का महत्व नहीं है, ऐसा नहीं है। दूसरे के मन में जो चल रहा है वो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। दूसरे के सुख दुख आपके सुख दुख होने चाहिए, तभी आप नेता होंगे अपने अनुयायियों के। बैंक में आप काम करते हैं, बैंक के अन्य कर्मचारी हैं, उनको कोई दिक्कत हुई, आपको कोई लेना देना नहीं। कोई आधे घंटे लेट से आया, आप डांट दिए। कोई दबंग है, 1 घंटे लेट से आया, उसको आप कुछ नहीं बोले। आपकी बात सुनेगा क्या? सुनेगा? कैसे ट्रीट करेंगे आप? बैंकों में कर्मचारी यूनियनें बहुत मजबूत होती हैं, ऑफिसर्स उनका ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकते। ज़्यादा कीजिएगा वो बात नहीं सुनेगा, क्या कर लीजिएगा आप?
यहीं पर आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है और यही क्वालिटी तो इंटरव्यू बोर्ड जांचना चाहता है। मैं एक उपाय बताता हूँ, रास्ता बताता हूँ या एक ट्रेडिशन बताता हूँ जो अच्छे लोगों, अच्छे नेतृत्वकर्ता के अंतर्गत को होती है। कोई स्टाफ लेट से आया, खुद चले गए उसके जगह पर काम करने के लिए। जब वो आएगा, देखेगा, शर्माएगा और आप डांटेंगे नहीं, अच्छा आज देर हो गई थी, आइए बैठिए, कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन वो खुद ठीक हो जाएगा। 5-10 मिनट लेट हो, कभी नहीं बोलना चाहिए। उसके जगह पर खुद काम करके एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। ज़्यादा देर हो तो प्रॉब्लम्स जो सामने आएंगे, कस्टमर जो हल्ला गुल्ला करेंगे, एक बार उनको फेस करने दीजिए। खुद भी फेस करना पड़ेगा, थोड़ा उनको भी फेस करने दीजिए, लेकिन उनको बोलिए कुछ नहीं, आए तो बैठने दीजिए। कस्टमर की बात वो खुद सुनेंगे, कस्टमर की डांट भी सुनेंगे, खुद समझ में आ जाएगा। एक अच्छा नेता अपने अनुयायियों को एहसास कराता है। वो बोलता कम है, महसूस ज़्यादा कराता है। बैंक के मैनेजर को, किसी सरकारी दफ्तर के अधिकारी को एक अच्छा नेता होना चाहिए। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए और ये क्वालिटी जांच की जाती है इंटरव्यू बोर्ड में। आपके पास विजन होना चाहिए। बिना विजन के कोई नेता नहीं होता, कोई मैनेजर नहीं होता। आप जानते हैं पॉलिटिकल साइंस में किसी देश का जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसे जनरल मैनेजर भी बोला जाता है, उसे सबसे बड़ा नेता भी बोला जाता है। एक जगह जाकर जनरल मैनेजर और नेता मिलते हैं, कोइंसिडेंटल होते हैं, उसके बाद अंतर पैदा होते हैं। आप सोचिए इस बात को कि आप कैसे ब्रांच को कहां ले जाना चाहते हैं। कोई नेता कितना बड़ा होता है? जिस नेता को जितनी दूर तक दिखाई देता है वो उतना बड़ा नेता होता है। एक राष्ट्रीय नेता को पूरे राष्ट्र का भविष्य नजर आता है, एक क्षेत्रीय नेता को अपना राज्य नजर आता है, डिस्ट्रिक्ट के नेता को डिस्ट्रिक्ट के अलावा कुछ सूझता नहीं है, और प्रखंड और गांव के नेता को बस थाना, प्रखंड और कुछ लोग और मुखिया, इससे ज्यादा दिखाई नहीं देता। एक गांव के नेता को प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, वो अंधा जैसा नजर आएगा, उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। इन जनरल, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। गांव में रहने वाला व्यक्ति अगर एक्सपीरियंस्ड है, उसने उतना अनुभव प्राप्त किया है, तो वो देश का प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं हो सकता। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इन जनरल जो उस स्तर पर काम करते हैं, उसी स्तर की दृष्टि विकसित होती है। हमारे प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया एक सांस में दिखती है, इसीलिए तो वर्ल्ड फेम के नेता हैं। क्या हमारे हर प्राइम मिनिस्टर को ऐसा ही दिखता रहा होगा? यही लीडरशिप क्वालिटी में अंतर है। आप जवाहरलाल नेहरू की तुलना आज के हमारे प्रधानमंत्री से कर सकते हैं, लेकिन क्या यही बात हर प्रधानमंत्री के लिए सही है? अंतर होगा। किन्हीं को कम दिखाई देगा, किन्हीं को ज्यादा दिखाई देगा। आपके पास विजन होना चाहिए। पूछा जाता है, इंटरव्यू बोर्ड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि मान लीजिए कि आपको बैंक का मैनेजर बना दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? वो जानना चाहते हैं कि आप ब्रांच के प्रसार के लिए, उसको सुसंगठित ढंग से चलाने के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए कौन सी योजनाएं रखते हैं। क्या है आपके दिमाग में? क्या बिहेवियर होना चाहिए आपका सोसाइटी के प्रति जहां पर कि उस बैंक को काम करना है? क्या पब्लिक के साथ इंटरेक्शन, इसमें आप विश्वास रखते हैं? क्या लोगों के साथ मिलना जुलना आपको पसंद है? जब तक लोगों के साथ मिलना जुलना आपको पसंद नहीं होगा, इस समाज में लोग रहते हैं, उनके साथ बैंक का इंटरेक्शन नहीं करा सकेंगे, खाता नहीं खुलवा सकेंगे, लोगों को जोड़ नहीं सकेंगे, एक्सपेंड नहीं कर सकेंगे। इसलिए वो विजन आपके अंदर देखना चाहता है। कौन?
वही बोर्ड, इंटरव्यू बोर्ड। आप सोचिए, आप खुद सोचिए कि एक बैंक अधिकारी को कौन से काम करने पड़ते हैं, उसके लिए कौन सी क्वालिटी चाहिए, और वही क्वालिटी इंटरव्यू बोर्ड टेस्ट करती है, चेक करती है। एक सामान्य सवाल होता है, पूछा जाता है कि आप सरकारी क्षेत्र के बैंक में क्यों आना चाहते हैं, प्राइवेट में क्यों नहीं जाना चाहते। मैंने कई बार पूछा स्टूडेंट से तैयारी करवाते समय, उन्होंने कहा प्राइवेट में 15 घंटा काम करना पड़ता है, सरकारी क्षेत्र में वहाँ तो 8 घंटा काम करना पड़ता है, और हंसते हुए बोलते हैं ओवर हो गया इंटरव्यू, खत्म हो गया इंटरव्यू, काम चोर कहीं के। अरे इंटरव्यू बोर्ड में आप क्यों गए हैं? आप गए हैं कि बैंक के अधिकारी या सरकारी तंत्र के अधिकारी के रूप में मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूं, मैं परिश्रमी हूं, मेरे अंदर विजन है, मेरे अंदर वो सारी विशेषताएं हैं जो इस पोस्ट के लिए चाहिए, और मैं क्या क्या कर सकता हूं जो इस पोस्ट के लिए सुटेबल है। इसके जगह पर आप बोलते हैं ना 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 ना, बहुत ज्यादा काम मुझे नहीं करना, इसीलिए वहां छोड़ के यहां आए। ये निकम्मों की जगह है क्या? सरकारी तंत्र निकम्मों की जगह है क्या? क्या निकम्मों की भर्ती के लिए बोर्ड बना है? इससे खराब आंसर नहीं हो सकता, इससे खराब आंसर नहीं हो सकता। एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, आंसर चाहे जो भी दे दीजिए, टेस्ट तो पर्सनैलिटी की होती है, काम चोरी नहीं झलकनी चाहिए, आपको परिश्रमी नजर आना चाहिए, आपको सच बोलने वाला नजर आना चाहिए, आपको जनता के प्रति हमदर्द नजर आना चाहिए, आपके अंदर विजन होना चाहिए। इस देश के संविधान के विरुद्ध, नैतिक आचरण के विरुद्ध, कम्युनल हार्मनी के विरुद्ध आप कुछ भी नहीं बोल सकते। ऐसा कुछ भी तनिक भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक आइडियल सिटीजन से क्या अपेक्षा की जाती है, वह अपेक्षा आपसे भी की जाएगी। ऐसा नहीं है कि सरकार के हर कदम का समर्थन करने की आपसे अपेक्षा होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन संविधान का पालन करने की अपेक्षा अवश्य होती है। सरकार की किसी नीति की आप आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक होना चाहिए, उसके प्रति तर्क होना चाहिए। तर्क के साथ आप अपनी बात रखें, पूरे विश्वास के साथ रखें, सम्मान के साथ रखें, सामने वाले को भी सम्मान दें, डरे नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन रेस्पेक्ट दीजिए। रेस्पेक्ट देंगे तो रेस्पेक्ट मिलेगा। इंटरव्यू बोर्ड में जिस तरह के सवाल होंगे, मैं इंटरव्यू के वीडियो की भी सीरीज चलाऊंगा और उन पर लगातार डिस्कशन करूंगा। विभिन्न मुद्दे जो इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट हैं और जो अमूमन पूछे जाते हैं, लेकिन उन मुद्दों को मैं आगे के लिए रखता हूं। आज शुरुआत करने के संदर्भ में मैं बात करता हूं कि आप अपनी तैयारी इंटरव्यू के लिए कैसे शुरू करेंगे। कुछ चीज़ों की चर्चा मैं कर चुका हूं। सबसे पहले, इंटरव्यू बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछता है ऐसा आपको लगता है, कुछ हद तक तो ये सही भी है, लेकिन आप जानते हैं ये 10% सही है। 90% ये बात सही है कि इंटरव्यू बोर्ड कहाँ सवाल पूछता है। सवाल तो आप बोलते हैं कि मुझसे पूछिए। इंटरव्यू बोर्ड जितने भी क्वेश्चन करता है उसका 90% क्वेश्चन आप देते हैं और बोलते हैं लीजिए सवाल मुझसे पूछिए। मेरी ये बात सुनकर आपको अचरज हो रही है? अरे आप बायोडाटा देते हैं, उसमें आप लिखे होते हैं मेरा ये नाम है, मेरे इस नाम का क्या अर्थ है मुझसे पूछिए ना। एक तरह से आपने कहा, क्योंकि आपने तो अपना बायोडाटा दिया, लीजिए ये देखिए मेरा ये नाम है। पूछते क्यों नहीं है, मेरा तो ये नाम है, नाम का क्या मतलब होता है। देखिए 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 मेरा जन्म तो यहां पर हुआ था, पूछिए ना कहां पर जन्म हुआ था, वो जगह किस लिए फेमस था,
आपका बायोडाटा ही कहता है ना। देखिए देखिए देखिए, मेरी तो ये हॉबी है। पूछिए ना, ये हॉबी क्यों है? देखिए देखिए देखिए, मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैट्रिक में तो बहुत मार्क्स आया था, ग्रेजुएशन में गड़बड़ हो गया। पूछिए ना, गड़बड़ क्यों हो गया? मैट्रिक तक तो ठीक ही था, इंटर में तो साइंस लिए थे, अचानक ग्रेजुएशन में आर्ट ले लिए। पूछिए ना क्यों लिए? इंटर के बाद 2 साल का गैप हो गया। पूछिए ना क्यों गैप हो गया? 2 साल तक क्या कर रहे थे? बायोडाटा दे करके ये बात आप बोलते हैं कि नहीं? ग्रेजुएशन किए हुए 3 साल हो गए। पूछिए ना 3 साल तक क्या कर रहे थे? क्यों नहीं पूछते हैं? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसका आंसर देते समय ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिससे नए नए क्वेश्चन पैदा होते हैं। देखिए, क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए। उससे भागिए नहीं, उससे भागिए नहीं। इंटरव्यू बोर्ड को छुट्टा छोड़ दिया जाए कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी पूछे। इससे ज्यादा ना अच्छा है कि जो हम जानते हैं मेरे एरिया में आके पूछे। इसलिए हम उन्हें छुट्टा छोड़ते ही नहीं है, अपने एरिया में उनको लेके आते हैं। कैसे? तो मेरा एरिया क्या है यह हमें पता होना चाहिए। मेरी हॉबी अगर मेरा स्ट्रांग पॉइंट है तो हम वहां इर्द गिर्द उनको ले जाएंगे। यदि हम नक्सलवादी समस्या के बारे में बढ़िया से जानते हैं तो हम उन्हें खींच कर नक्सलवाद की ओर ले आएंगे। यदि हम जानते हैं कि भारत पाकिस्तान और भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ता कैसा होना चाहिए, इस पर हमारी समझ है। कश्मीर समस्या के बारे में हम साफ साफ जानते हैं। बांग्लादेश के साथ रिलेशंस को कैसे सुधारा जाए ये हमको पता है। अगर हम इस एरिया में स्ट्रांग हैं तो हम इंटरव्यू बोर्ड को इस एरिया में लाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे एक बहुत अच्छे प्रिय स्टूडेंट हैं। 2008-9 में वो फाइनली क्वालिफाई किए। वो टाटा स्टील में काम करते थे। मैंने उनसे पूछा, जब वो रिटर्न पास कर गए तो मैंने उनसे पूछा कि आपका स्ट्रांग एरिया क्या है? तो सोचने लगे। मैंने उनसे कहा, अच्छा ये बताइए, टाटा स्टील के बारे में आप सब कुछ जानते हैं? तो हाँ सर, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा और स्टडी कर लीजिए, नेट पर जा करके उसके पूरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, उसके किस किस पोस्ट पर कौन है उनको देख लीजिए, नेशनल इंटरनेशनल परफॉर्मेंस देख लीजिए, कोई अवार्ड वगैरह मिला है वो देख लीजिए, स्टील का प्रोडक्शन कैसे होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है। तो हाँ सर, ये सब बहुत मज़ा आता है और मुझे पूरी तरह पता है। तो बोले बस इंटरव्यू बोर्ड को लाइएगा इसी एरिया में। अब मैंने उन्हें क्या कहा छोड़ दीजिए, जो कहा वही हुआ। इंटरव्यू बोर्ड में ऐसा ही कुछ हुआ जो उन्होंने फिर सुनाया। उनसे पूछा गया, अच्छा आप कहाँ रहते हैं? जमशेदपुर में रहते हैं। हाँ सर, मैं जमशेदपुर में रहता हूँ और टाटा स्टील में काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, आपका इंटर कहाँ से हुआ है और ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन तो यहीं पर हुआ है, नाइट क्लासेस मैंने किए, और इंटर भी जमशेदपुर में ही हुआ। असल में मैं तो टाटा स्टील में काम करता था ना, अप्रेंटिस करके गया था। अच्छा, जमशेदपुर का फेवरेट कोई जगह बताइए। वही टाटा स्टील ने बनाया था ना, जुबली पार्क। 3 से 4 बार जब टाटा स्टील आया तो इंटरव्यू बोर्ड ने पूछ ही लिया, बताइए इस टाटा स्टील की स्थापना कब हुई थी? और एक बार जब इस पर क्वेश्चन चला तो फिर चलता रहा और वो आंसर देते रहे, उनका सिलेक्शन हो गया। मैंने एक उदाहरण दिया आपको। आपका जो अपना फेवरेट एरिया है वहां पर इंटरव्यू बोर्ड को लाइए, अपने पास लाइए। जो आपका फेवरेट एरिया है वहां आप कंफर्टेबल होंगे, आंसर देने में कंफर्टेबल होंगे, आप दे सकेंगे। हॉबी, अच्छा हॉबी और इन चीजों पर मैं अगली बार बात करूंगा।
आज मैं कुछ और बेसिक चीज़ों की चर्चा कर लेता हूं जो बहुत ज़रूरी है। आप अभी से क्या करेंगे? आपका जो ऑनर्स पेपर है उसको एक झलक पढ़ लीजिए इन दिनों में। जो भी सब्जेक्ट रहा होगा ऑनर्स पेपर या पीजी में जो रहा, रिसर्च किए होंगे तो उसमें डेप्थ में नहीं, हल्का हल्का पढ़ लीजिए क्या क्या कंटेंट्स थे, कौन कौन से बुक्स थे, ये सब। क्योंकि आपका जो लास्ट ऑनर्स या पीजी या रिसर्च जो भी होगा उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा हल्का। अगर इकोनॉमिकल एरिया है तो फिर ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज तो उसको आप ठीक कर लीजिए। पेपर, अखबार, पेपर पिछले 1 महीने का कलेक्ट कीजिए और उसका जो मिडिल पेज में आर्टिकल होता है उसे आप पढ़ें। एडिटोरियल ज़्यादातर जो लोकल लेवल पर होते हैं उनका स्तर अच्छा नहीं होता है, नेशनल लेवल पर अच्छा होता है, लेकिन आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो नेशनल पेपर का आर्टिकल पिछले 1 महीने का पढ़ जाएंगे तो जितने भी टॉपिक्स करंट रहे हैं हाल फिलहाल के दिनों में, उनके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी मिल जाएगी। घर में टीवी देखिए, टेलीविज़न पर एक नेशनल चैनल और एक इकोनॉमिकल चैनल, चाहे वो जी बिजनेस हो या CNBC आवाज़ हो या फिर ऐसा कोई इकोनॉमिकल चैनल और एक नेशनल चैनल देखिए। 4-5 घंटे न्यूज़ सुनिए। 4-5 घंटे आसानी से आपको नहीं मिलेंगे, तो ये कहाँ से लाएंगे 4-5 घंटे? ये क्वालिटी टाइम है। तो आप जब नाश्ता करते हैं, रेस्ट लेते हैं, खाना खाते हैं, वो टीवी के सामने खाएं और उसी समय सारे न्यूज़ सुने। 4-5 घंटे सुनते 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 आपके दिमाग में अगले 1 महीने में सारी चीज़ें, मुद्दे बैठते चले जाएंगे। आप नेट पर समय दें, अपने देश के बारे में, अपने स्टेट के बारे में, अपने टाउन के बारे में खूब सर्च करें, खूब पढ़ें, देखें, जानें, समझें। आपकी जो हॉबी होगी उस पर भी खूब सर्च करें। कोई याद करने के लिए नहीं कहता, लेकिन वो तो आपकी हॉबी है ना, आप तो उससे परिचित है ना। ये देश तो आपका है ना, ये स्टेट तो आपका है ना, ये शहर तो आपका है ना, ये जन्म स्थान तो आपका है ना, आप तो इनसे परिचित हैं। तो उनके बारे में जितनी भी चीज़ें जानेंगे सभी परिचित लगेंगे और उन्हें रोज देखेंगे। नेट पर 3-4 घंटे गुजारिए, 3-4 घंटे, तो धीरे 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 1 से 2 सप्ताह में ही आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। किसी अच्छे टू द पॉइंट अप्रोच वाले व्यक्ति या फ्रेंड के साथ बातचीत कीजिए। उस दौरान ये ध्यान रहे कि हमें वही बोलना है जो बोलना है, जो सामने वाले ने पूछा है, उस विषय से अलग हटकर कुछ नहीं बोलना है। तो डिसिप्लिन में रहना 1 महीने तक में आप सीख जाएंगे। ये डिसिप्लिन, क्वेश्चन के आईने में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ये अगले 1 महीने के लिए आप प्रैक्टिस करें। टू द पॉइंट अप्रोच, ऑनर्स पेपर, अपने स्टेट से लेकर के बाकी चीज़ों के बारे में जानकारी और अपना बायोडाटा, इसको खूब स्टडी करें क्योंकि क्वेश्चन का एक बड़ा भाग आपके बायोडाटा से होता है। बायोडाटा से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, आप कमेंट करें, मैं उनका रिप्लाई दूंगा कि आपको क्या बोलना है। कुछ लोग बोलते हैं ये हायर क्वालिफिकेशन छुपा लीजिए, बहुत क्वेश्चन पूछेगा। अरे बैंक को अच्छा कैंडिडेट चाहिए। जितनी भी उपलब्धि आपकी है सभी लिखिए, सच सच लिखिए। जो भी आपने आज तक अचीव किया है सब कुछ लिखिए, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिखिए। ऐसे कैंडिडेट को बैंक छोड़ना नहीं चाहेगी। कुछ भी छुपाइए नहीं, सब कुछ लिखिए। जो भी आपका अचीवमेंट है सब कुछ लिखिए, ये सब काउंट करेगा। आपका सिर्फ साइंटिफिक अप्रोच हो गया, आपने नेचुरल वे में अपने को प्रस्तुत कर दिया तो आपका सिलेक्शन है। फिर ये इंटरव्यू बहुत बढ़िया होगा, आपके लिए यादगार रहेगा। कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आंसर कहीं ना कहीं आप सभी सही जानते हैं, बस उसे बोल नहीं पाते। मैं इंटरव्यू के अगले एपिसोड में उन क्वेश्चंस को जो बहुत ज़रूरी हैं सबसे पहले बात करूंगा और उसके बाद के एपिसोड में धीरे धीरे टॉपिक्स पर डिस्कशन करूंगा। मैं ये भी चाहता हूं कि कुछ स्टूडेंट जो क्वालिफाई हुए हैं
जो मेरे सामने हैं उनमें से किसी को लाऊं और मॉक इंटरव्यू भी सेशन आयोजित करूं और वो मॉक इंटरव्यू का भी वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत करूं, जिसमें मेरे बोलने के बाद भी जो मैं क्वेश्चन पूछूं और सामने वाला कैंडिडेट जवाब दे तो आप देखें, समझें और उसमें अंत में लास्ट में मैं एनालाइज भी करूं। ऑल द बेस्ट।